गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, मैग्नेटिक्स, ठीक है ना, और इसके न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, और उसके बाद एसी। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों मिला के 7 मार्क्स के हैं, और दोनों चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। चॉइस आती है तो कई बार दोनों चैप्टर से क्वेश्चन होता है, और कई बार 10 चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जब ईएमआई अच्छे से कर लोगे तो एसी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इस वाले चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे बेटा 7वें चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर था या एक कंडक्टर था जिसमें करंट पास कराई, तो करंट पास कराने से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। उसके आसपास क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। अर्थात मींस हमने ऐसा देखा था कि जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट से या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना, मतलब इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक देखा हमने, इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट चेक करें होता है। यहां जस्ट उल्टा होगा, मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेंगे या ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, उससे जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, उससे जस्ट उल्टा हम डिस्कस करेंगे। उसको समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना होगा, और उसके बाद हम फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडेस लॉ, वहां से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वास्तव में ऐसा होता है, किस रीजन से या कैसे हम करंट इंड्यूस करेंगे, वो सारे हम प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका बेटा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे ही डिस्कस करना है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। अब वो फील्ड लाइंस कौन से वाली है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम सार, क्वेश्चंस वैसे ही हैं सब कुछ, इसलिए इसको समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना वहीं से उठा के लिखनी है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वहां पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया, पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उतने उसका फ्लक्स होगा। ठीक है ना, फील्ड लाइंस कम पास होंगी तो फ्लक्स कम होगा, फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा? phi m से, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम phi m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्रॉस सेक्शन या कोई भी एरिया है, ठीक है ना, क्लॉज सरफेस, ये सरफेस एरिया है, इसको हम क्लॉज सरफेस बोल देते हैं। और यहां पे आपको है ना सरफेस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी क्लॉज सरफेसेस होते हैं उनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, और जितने भी ओपन सरफेसेस होती हैं उनके आउटवर्ड नॉर्मल भी होती है और इनवर्ड नॉर्मल भी होती है। ठीक है, सपोज ये कोई क्लॉज सरफेस है और इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा रखी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया होगा। अब मैं बोलूं कि इसमें कोई मैं एलिमेंट कंसीडर कर लूं कि सपोज मैंने यहां पे एक एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर या dA वेक्टर आप लिखते हो, आउटवर्ड नॉर्मल आपने ऐसे लिया है तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा। और अब मैं बोलूं कि b और ds के बीच का एंगल थीटा है, तो इस वाले एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा या इस एलिमेंट से जो फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? v डॉट ds। हम बता चुके, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked surface ds vector is d phi m equals to b dot ds।
यही फॉर्मूला था, वहां लिखते थे E डॉट ds, यहां लिखा जाएगा B डॉट ds। अब B और ds दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच का एंगल थीटा, B और ds का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ d phi m इक्वल्स टू B ds cos थीटा, d phi m इक्वल्स टू B ds cos थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव भी होता है फ्लक्स, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है। हम ऐसा पढ़ते थे कि किसी क्लॉज सरफेस में एंटर होने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, और जीरो कब होगा कि क्लॉज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकले तो फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। हम सब डिस्कस कर चुके उस चैप्टर में, बहुत डिटेल से पढ़ा करते थे, यहां हमें ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना फ्लक्स, ठीक है। अब देखो BDS cos थीटा आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो दो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं अपन। केसेस अगर हम देखें तो दो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस आपका क्या है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी, जैसे मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इस गेट में सरफेस एरिया या गेट समझ लूं, सरफेस एरिया क्या ले लूं, ये वाला गेट ले लूं, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में हो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो, तो फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा। अगर मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस डायरेक्शन में, थीटा चेंज करता जाऊं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर रखा है इस डायरेक्शन में था, बट अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं ऐसे धीरे धीरे थीटा चेंज करता जाऊंगा, फ्लक्स कम होता जाएगा, और जैसे ही मैं ऐसे हो जाऊंगा इस कंडीशन में, मेरे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फ्लक्स क्या होगा, 0, थीटा 90 हो जाता है उस केस में। तो फर्स्ट कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वाले केस जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो सरफेस एरिया उसके प्लेन की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है ना। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस, द प्लेन ऑफ सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस चीज को समझना, द प्लेन of surface is perpendicular to magnetic field. Condition समझ में आई? The plane of surface is perpendicular to magnetic field. Plane of surface इसको बोलेंगे, जैसे ये सरफेस है, ये इसका प्लेन ऑफ सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है तो पूरा पास हो रहा है, तो ये जो प्लेन है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, परपेंडिकुलर, बट इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो उस केस में थीटा 0 डिग्री, फ्लक्स कितना होगा मैक्सिमम, phi m इक्वल्स टू b dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन phi m इक्वल्स टू आंसर आ गया b dA। इस केस में फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2। इस कंडीशन को ऐसा बोला जाएगा, then the plane of surface is perpendicular to magnetic field. Second case में हम लिखें theta equals to 90 degree, theta equals to 90 degree, the plane of surface is parallel to magnetic field, ये प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इसके प्लेन के पैरेलल है, ऐसे प्लेन ऐसे है ना, तो इसके पैरेलल ऐसे है, तो थीटा इस केस में देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री लिखी हुई है, तो फ्लक्स कितना होगा, phi m b dA या ds लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना, dA भी लिख देते हैं, ds भी लिख देते हैं, b dA cos 90 0 होता है, देन phi m की वैल्यू कितनी होगी, 0। दोनों स्पेशल केस क्लियर हो गए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर, और उसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, 1 वेबर को हम डेराइव भी कर सकते हैं। देखो आपने टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 चैप्टर में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स कैलकुलेट करी थी, तो उसमें जो है हमने 1 टेस्ला इक्वल्स टू लिखा था 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देन 1 वेबर कितना होगा, 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, उससे हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ phi m इज वेबर, वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, जिसको WB से डिनोट करते हैं,
इसको किससे डिनोट करते हैं? W बेस में B, वेबर, या पूरा B लिख लेते हैं स्मॉल b से, ठीक है ना, वेबर को। और 1 वेबर इक्वल्स टू आप लिखते हो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये कैसे लिखा जाता है? आपने फॉर्मूला लिखा ना, phi m इक्वल्स टू b dA cos थीटा, b की यूनिट टेस्ला, dA की मीटर स्क्वायर, cos थीटा यूनिट लेस क्वांटिटी, देन टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर को हम लिखेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर। सिंपल, डिवाइड कर लिया आपने, बहुत इजी होता है, इससे हम डायमेंशन भी लिख लेते हैं, आसान होती है डायमेंशन। अब इसके न्यूमेरिकल देखो किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ना, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल अपन यहां सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सारे के सारे न्यूमेरिकल अपन यहां डिस्कस कर सकते हैं। जनरल न्यूमेरिकल देखो, मैं आपसे पूछूं कि चलो एक एग्जांपल लिया हमने, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, B इक्वल्स टू B नॉट I कैप, एक्स एक्सिस में लिया हुआ, और इसमें आपने एक लूप कंसीडर किया, एक लूप लिया जिसका प्लेन जो है, इसका प्लेन जो है वो 60 डिग्री एंगल पे है। मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे है? 60 डिग्री एंगल पे, ऐसे रखा हुआ है। ये ले लो सेंटर, ये एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ऐसे रखा हुआ। इसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पे है। आपसे इससे टोटल फ्लक्स पूछा है और इसके रेडियस r ले लो। इसके रेडियस क्या है? r। फ्लक्स लिखोगे phi m इक्वल्स टू b a cos थीटा। b की वैल्यू कितनी है? b नॉट। a कितना है? pi r स्क्वायर। cos थीटा, थीटा की वैल्यू आप जनरली 60 डिग्री लिखते हैं जो गलत है। एक्चुअली में इसके प्लेन के साथ थीटा जो है वो 60 डिग्री है, बट इसके एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, तो ये 60 है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ये थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा। यहाँ पे 60 नहीं 30 आएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी, यही गलती होती है एग्जाम में, क्यों हमें एंगल गिवन होता है, हमें एरिया गिवन होता है, बी गिवन होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है, जो गलत होता है, जीरो दे देगा। हमें एक्चुअल में ये जो थीटा देखना होता है ना, वो बी और एरिया वेक्टर के बीच देखना होता है कि ये प्लेन के साथ 60 डिग्री था तो इसके एरिया वेक्टर के साथ 30 डिग्री होगा। पक्का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, कंफर्म। कई बार क्या होता है, दोनों क्वांटिटी जो ना वेक्टर फॉर्म में दे देता है और फिर डॉट प्रोडक्ट से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और मैंने इसको लिखा b नॉट I के। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा हुआ जिसकी साइड a, स्क्वायर मान लो, स्क्वायर एक लूप ऐसे इसके अंदर रखा हुआ है और आपसे फ्लक्स पूछा, इससे लिंक फ्लक्स phi m, आप लिखोगे 0 बिकॉज़ इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बीच के एंगल 90 डिग्री cos 90 0 फ्लक्स 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, आपने सेकंड चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लोज सरफेस वाले ऐसे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्वेश्चन किए थे ना, एक सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ फ्लक्स बताओ, ऐसे क्वेश्चन था। ये मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B नॉट I कैप, सारे क्वेश्चन रिपीट, देखो रिवीजन हो रहा है आपका, पढ़ चुके पहले आप। इसमें आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें आपने एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और लेंथ l है, और आपसे पूछा गया है इस सिलेंडर से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, phi m कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो पहले यहां से देखो, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बीच का एंगल 180, फ्लक्स बोलो यहाँ पे फ्लक्स बोलो, एरिया वेक्टर इसका r रेडियस है, तो इस सर्कुलर सरफेस का एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। b डॉट a फॉर्मूला यही होगा phi m1, इसको 1, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो उसको phi m1 से डिनोट कर लेते हैं, b नॉट a पाई r स्क्वायर cos 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, ये आंसर आ गया माइनस का b नॉट पाई r स्क्वायर। सेकंड, इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स कैलकुलेट या फ्लक्स जो लिंक होगा, इसको हमने phi m1 बोला। इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है उसको मैं बोलूं phi m2। बताओ phi m2 की वैल्यू कितनी होगी? phi m2। इस कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से दिखाओगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, phi m2 हमेशा कितना होगा? 0। कर्व सरफेस से लिंक फ्लक्स 0 होगा। तीसरा अपने पास ये सर्कुलर सरफेस बची, एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, बीच का एंगल 0 डिग्री, फ्लक्स कितना होगा? phi m3। यहां से लिंक फ्लक्स को बोला phi m3, क्या होगी वैल्यू? b नॉट a पाई r स्क्वायर cos 0 1 होता है, आंसर आ गया b नॉट पाई r स्क्वायर।
ये b नॉट पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का b नॉट पाई आर स्क्वायर, जीरो, तीनों का सम करो, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। फाइनाइट क्या हो गया इस कंडीशन में? फाइनाइट आपका बेटा हो गया जीरो। ठीक है, जितना फ्लक्स इसमें एंटर हुआ उतना फ्लक्स बाहर निकल गया। एंटर होने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकलने वाला प्लस पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। किसी भी क्लॉज सरफेस को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उस कंडीशन में फ्लक्स जीरो आएगा। इस टाइप के हम कई क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कस कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। φm बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ba cos थीटा। फ्लक्स को हम तीन तरह से वेरी कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, या जो भी सरफेस है उसका एरिया चेंज करके, या इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उसको वेरी करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम केवल यही पढ़ेंगे फ्लक्स कैसे चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या कन्वर्ट होगा, क्या चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ईएमआई सीखने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करने के लिए, मैग्नेट से करंट इंड्यूस करने के लिए हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट किए, या फैराडे ने कोई एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो थ्योरी आप बुक से खुद लिखोगे, एक्सपेरिमेंट तीनों में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अपना अगला टॉपिक है फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने ईएमआई से रिलेटेड तीन एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने कॉइल ली और कॉइल के साथ उसने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। इस तरह से क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर। और इस कॉइल से करंट कैसे इंड्यूस होगी वो चेक करें। देखो अभी अपने पास एक कॉइल है, ठीक है ना, कॉपर की कॉइल ले ली, और इस कॉइल से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जिससे हम क्या चेक करेंगे? डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। 7 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका काम केवल यह है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। अभी अगर ध्यान से देखा जाए, या फैराडे ने देखा होगा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। बट जैसे ही वो इसके पास एक मैग्नेट, बार मैग्नेट का एन पोल, दूसरा साउथ पोल, एक बार मैग्नेट का एन पोल पास में लाता है, ठीक है, इससे कोई टच नहीं करा, केवल मैग्नेट को पास में ला, एन पोल को इसके जस्ट पास में लाया है, सपोज वेलोसिटी v से, तो उसने देखा कि पास में लाते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब कोई करंट इंड्यूस हुई। करंट इंड्यूस हुई तो यहाँ पे कोई सोर्स भी इंड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ सोर्स। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जो है वो ई होगा। पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा कॉइल से, और फिर कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन जरूर मिला होगा, करंट इंड्यूस हुई होगी। तो ये तब हुआ जब मैं एक बार मैग्नेट का एन पोल इसके पास में ला रहा हूं, या फिर मैं इसको दूर लेके गया, एन पोल को इस कॉइल से मैं दूर लेके गया, तो चेक करा फैराडे ने कि डिफ्लेक्शन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मान लो पहले ऐसे था तो इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और तीसरी कंडीशन में उसने क्या कर दिया? बार मैग्नेट पास में लाके रख दी, तो उसने देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन क्या हुआ? इसका क्या रीजन रहा होगा मैं थोड़ा सा बताता हूं। कि हमें पता कि एन पोल जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती है, किससे? एन पोल से, और ऐसे इंटरसेक्ट होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो जैसे वो पास में ला रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हुई होंगी, दूर लेके जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हुई होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा। तो जैसे पास लाने या दूर ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है इसका मतलब फ्लक्स भी वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा है। और फ्लक्स वेरी करता है उस कंडीशन में, जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स वेरी करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यही है कि जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर फिर वो कॉइल क्लॉज सर्किट में होती है तो जो करंट फ्लो करती है उसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और वो डिफ्लेक्शन इसी वजह से हुआ होगा। ऐसे कोई जादू थोड़ी होता है कि इस मैग्नेट को पास में लाने से एक जादू हुआ और हमने देखा इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, दूर ले जाने से ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। कोई जादू नहीं है
वो करंट इंड्यूस होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस वजह से हो रहा है? इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से। इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स वेरी करने से फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होती है। अगर क्लोज सर्किट है, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगी, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। थ्योरी पूरी किताब से आपको लिखनी है एज इट इज, कोई टेंशन नहीं। सेकंड होमवर्क आपके लिए, सेकंड वाले केस में उससे मैग्नेट खो गया, मैग्नेट नहीं था उसके पास बार में, उसको दो कॉइल पकड़ा दी। किसको? फैराडे। फर्स्ट कॉइल आपकी वही थी, फर्स्ट कॉइल वैसी ही थी, उस जिससे उसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ठीक है ना, बड़ी सी ले लो ऐसे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ फर्स्ट कॉइल से, प्लस माइनस इस तरह से, और दूसरी भी उसको बेचारे को कॉइल ही दे दी। बट इस बार उसके पास एक सेल था जिसका ईएमएफ कितना था? E। इससे करंट इसमें आई फ्लो कर रही थी। मैग्नेट नहीं मिला उसको। क्या नहीं मिला? मैग्नेट था ही नहीं उसके पास, खो गया। दो कॉइल पकड़ा दी उसको फैराडे को, और बोला गया अब पता करंट इंड्यूस करके, बकवास कर रहा है फालतू की। तो उसने देखा कि ये तो हम जानते ही हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है कि जब किसी कॉइल से करंट पास की जाती है, जब किसी कॉइल से करंट पास की जाती है तो ये तो एक सोलेनॉइड के जैसे बन गया, इसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसने देखा कि इससे भी मैं करंट इंड्यूस करूंगा फर्स्ट वाली कॉइल में। सेकंड वाली कॉइल से जब उसने बैटरी कनेक्ट करी जिसका ईएमएफ ये है, उससे करंट इसमें फ्लो करी, तो कॉइल की एक्सिस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। B = μ0 Ni। सोलेनॉइड की कॉइल पे, सोलेनॉइड की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके। फिर उसके बाद वो कॉइल को पास लाता है और दूर लेके जाता है। जब इस कॉइल को वो पास लाता है या दूर लेके जाता है तो फिर वही पानी, वही स्टोरी सेम कि इससे की एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई होंगी, पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हुई होंगी, दूर ले जाने से कम पास हुई होंगी। तो उससे B चेंज हुआ होगा, B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फर्स्ट कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होते ही करंट इंड्यूस होगी, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन देखा। जैसे पास लाने से उसने वैसे ही कंडीशन कि डिफ्लेक्शन इधर था, दूर ले जाने से डिफ्लेक्शन अपोजिट। तीसरे केस में इसने इसको रख दिया, न तो पास ला रहा है न दूर ले जा रहा है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। ये वेरी नहीं करेगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो इससे लिंक फ्लक्स में इसके लिंक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, तो इससे कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तब इसमें डिफ्लेक्शन 0 था। तो सेकंड केस भी क्लियर हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में दोनों कॉइल पास में रखी थी, दोनों की एक्सिस कॉमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक कॉइल यहाँ रख दी, दूसरी में तो यहाँ रखूंगा, मेरी इच्छा। तो वहां जो जब अपन सेल से कनेक्ट करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा वहां, तो इससे दूर हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। फिर घुमाते रहो कहीं भी, तो हमें दोनों कॉइल को ऐसे ऐसे रखना पास, दोनों की एक्सिस कॉमन हो, दोनों की एक्सिस कॉमन नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक तो यहाँ रखिए और एक वहां रखिए दूर, और फिर इसको घुमा रहे हैं इधर, करंट इंड्यूस होगी उसमें साहब, 2-4 दिन लग जाएंगे इंड्यूस होने में। चलो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। केवल इसको मूव कराने से, मूविंग कंडीशन में ही फ्लक्स लिंक जो है ना, फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिससे आपका फर्स्ट वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर आप मूव नहीं कराओगे, कांस्टेंट रखोगे तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा। कंडीशन एक ही है कि इसको मूव कराने पे, या फिर इसको मूव कराएंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको मूव करा सकते हैं। थर्ड वाले केस में क्या किया? थर्ड एक्सपेरिमेंट में यही सेम सर्किट है, दोनों को कांस्टेंट रखा, मूव नहीं कराया, बट इस वाले से की कनेक्ट कर दी उसने। क्या कनेक्ट कर दी? की। और की से की को हाथ में लेके बैठ गया, कभी क्लोज कभी ओपन, कभी क्लोज कभी ओपन। जब क्लोज ओपन किया ना तो डिफ्लेक्शन मिला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। क्लोज करने से सपोज राइट, ओपन करने से लेफ्ट, क्लोज ओपन करने से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो कंडीशन क्या होगी? क्लोज करने से, सबसे पहले ओपन थी, सपोज इनिशियली ओपन थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि इसमें करंट ही पास नहीं हो रही थी। जैसे हमने इसमें करंट पास कराई तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, तो ओपन वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 था, और जैसे ही क्लोज किया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? अचानक से B μ0 Ni,
तो 0 से म्यू नॉट ni होना या 0 से b इंड्यूस हुआ, 0 से b हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट इंड्यूस होगी। या फिर पहले सपोज क्लॉज था, करंट फ्लो कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड b था, एकदम से ओपन कर दिया, 0 हो गया, तो b से 0 हो गया, इस बार डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने वाले केस में भी तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा फर्स्ट कॉइल में, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगी या करंट इंड्यूस होगी, जिससे गैलेरोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से ऑन ऑफ करने से भी करंट इंड्यूस हुई या ईएमएफ इंड्यूस हुआ फर्स्ट कॉइल में। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड। अब उसने बोला कि मैं इसको इधर-उधर क्यों ले जाऊं, मैं तो एक की लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो धीरे-धीरे उसने दिमाग आया होगा और फिर धीरे-धीरे उसने ऐसा करके देखा। तो ऐसे फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिए कि जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होती है, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ में वो फॉर्मूला देता है और फिर लेंज लॉ से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, इसको अच्छे से नोट करना है आपको। ये जो फैराडे एक्सपेरिमेंट है, तीनों डायग्राम मैंने बना दिए, इसकी थ्योरी आप बुक से लिखोगे, एज इट इज जो मैंने बोला ना वही है, और उससे पहले जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स किया है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू।